Hello everyone. Hello, sir. Hello, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. sir. Afternoon, very good afternoon. Can all of you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Is the audio video clear, guys? Yes, sir. All right. Okay. So last class में हम लोग शायद एनर्जी का डिस्कशन कर रहे थे, if I'm not wrong. याद है आपको इतना? Yes, sir. क्या लास्ट डिस्कशन हमने किया था? हमने लास्ट डिस्कशन ये किया था बेटा कि स्ट्रिंग का अगर हम एक छोटा सा सेगमेंट देखें तो उस छोटे से सेगमेंट की या हर छोटे से सेगमेंट की एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इक्वल नहीं आएगी, राइट? हर सेगमेंट की एनर्जी वुड बी डिफरेंट और जो भी एनर्जी किसी भी सेगमेंट की होगी वो हाफ काइनेटिक और हाफ पोटेंशियल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी हमने देखा था, याद है आपको इतना? Yes, sir. ऑल राइट। Sir. नाउ एक चीज बेटा मैं और बता देता हूं, राइट? इट हैज बीन सीन दैट कई बार आपके इस क्लास ग्रुप में देयर आर सम स्पैमर्स आल्सो व्हिच क्रिएट डिस्टरबेंसेस इन द क्लास, राइट? लास्ट टाइम कुछ क्लासेस में कुछ स्पैमर्स भी थे, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज अपने अपने माइक्स ऑफ रखिए, राइट? इफ यू नोटिस एनी स्पैमर इन द क्लास प्लीज लेट मी नो, आई विल ब्लॉक द चाइल्ड राइट अवे एंड ट्राई टू क्रिएट मिनिमम नॉइसेंस इन द क्लास। अगर कोई डाउट या कोई डिस्कशन होता है तो आई विल गिव यू चांस टू स्पीक अप, डोंट वरी अबाउट इट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, So sir. could you disable chat also in that case? Yeah. I'm just disabling the chat. Already done. Sorted? All right. Sir. Yes. So I had a doubt from the last class ka. Don't worry, beta. I'll open the session for the doubts in the last 15-20 minutes. You can ask. Don't worry. Right? Okay, it was a very small one actually. Never mind. No issues. All right. So, is the board completely visible to all of you? Yes, sir. Okay. So this was the string that we were talking about. And हमने आपको बताया था कि अगर हम इसका एक छोटा सा सेगमेंट काटेंगे, a very very small segment of this string, ये dx लेंथ का, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट आएगी। पोटेंशियल एनर्जी होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द वर्क डन बाय द टेंशन, और काइनेटिक एनर्जी तो है ही क्योंकि ये y एक्सिस में FHM कर रहा है इन केस ऑफ साइनसोइडल वेव्स। आपको याद है हमने कुछ ऐसा डिराइव किया था du by dx एंड dk by dx। डू यू नो द एक्सप्रेशन क्या आया था? डू यू रिमेंबर? इक्वल आया था सर। कितना आया था रिमेंबर? So mu a square omega square square omega square cos omega t minus Cos square omega t minus mu a kx. square omega square cos square omega t minus kx। एक बच्चा बोलो कोई, म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos square omega t minus kx by 2. cos स्क्वायर ओमेगा t
माइनस के एक्स बाई टू। यस, यही आया था। Yes, sir. एंड डी के बाई डी एक्स भी कितना आया था बेटा? म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई टू। इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। रिमेम्बर दिस और नॉट? Yes, sir. ध्यान से सुनो, ये du बाई डी एक्स मुझे ये बता रहा है कि बेसिकली जो dx एलिमेंट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। और ये dk बाई dx मुझे बता रहा है कि किसी भी x पे जाके अगर मैं एक छोटा सा dx एलिमेंट लूंगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी एलिमेंट की टोटल एनर्जी कितनी है, किसी भी एलिमेंट की टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं बेटा, that total energy of any element, that is dE by dx, that would be du by dx plus dk by dx? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। This dE representing total energy of any element per unit length, right? तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, if I'll add both of them, I am going to get mu a square omega square cos square omega t minus kx. This is टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अच्छा एक बात बताओ, मुझे सोच के बताओ, अगर पेपर में कभी तुमसे पूछ ले कि जो वेव है उसकी टोटल एनर्जी बताइए, तो क्या करेंगे आप? टोटल एनर्जी कैसे बताएंगे? सर इंटीग्रेट करो along dx from वेव 0 to टोटल एनर्जी कितना कैरी कर रही होगी? ये एक्सप्रेशन मेरे पास है डी बाई डी एक्स, आई विल टेक डी एक्स टू दैट साइड एंड सिंपली इंटीग्रेटेड विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्स, आई विल गेट द टोटल एनर्जी कैरीड बाय दैट। एनीवेज, now before moving further, मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज आपसे डिस्कस करी थी। some of you told me that you know this and some of you told me you don't know this, so I will discuss this in short. Do you know how to calculate average value of a function? Yes. No, yes sir. Yes, sir. So you integrated सर with सिखाया such a नहीं है variable- हाँ सिखाया नहीं है, लेकिन हम लोग को बस इन शॉर्ट बताया था ऐसा चलिए। हाँ इंटीग्रेट हाँ। बाय इंटीग्रेट yes. हाँ वही Okay, मतलब सबको पता है या कोई ऐसा जिसे बिल्कुल भी नहीं पता है? नहीं नहीं सर, सर, लोगों को बिल्कुल नहीं भी पता नहीं। होगा, काफी लोगों को नहीं पता है, काफी लोगों को, तो हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। मान लो बेटा मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, अगर मुझे उस फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है, मैंने बोला लेट एफ टी बी अ फंक्शन। एक टाइम का मेरे पास फंक्शन है, मुझे इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है ओवर अ टाइम इंटरवल कैपिटल टी। एक पूरे कैपिटल टी के ऊपर मुझे इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। तो इसका एवरेज वैल्यू जो हम डिफाइन करते हैं, दैट इज इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम 0 से टी, उस इंटरवल तक जिस इंटरवल पे आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टी इटसेल्फ, डिवाइडेड बाय दैट टाइम इंटरवल। दिस गिव्स यू the average value of the function over interval t। अगर मान लो मुझसे कोई कहे हाफ साइकिल पे एवरेज निकालिए, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर t by 2 डिवाइडेड बाय t by 2। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो देखो बेटा, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं तुमसे कहूं फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी ओवर 1 साइकिल। साइन ओमेगा टी की आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है एक पूरे टाइम पीरियड पे, एक पूरे साइकिल पे। इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? हाउ विल यू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू? sin omega t dt का इंटीग्रल अपॉन sin omega t dt from 0 to capital T, where t is the period of the function, divided by t. Any problem? 0 आएगा क्या इसका? राइट, वो कितना आएगा वो हम देख लेते हैं, एक बार मैथ से निकाल लेते हैं, फिर आप स्टैंडर्ड याद रख लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? No, sir. जस्ट क्विकली सी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। आई होप एवरीबॉडी नोज दिस। Yes, sir. फ्रॉम 0 से t डिवाइडेड बाय t। लेट अस जस्ट सिंपली पुट द लिमिट्स। माइनस 1 अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ओमेगा cos 0 divided by capital T. Any problem? No, sir.
just look here what I'm doing. Minus 1 upon omega cos of omega into capital T, and all of you know that this capital T can be further written as 2 pi by omega. Yes or no? Yes, sir. Plus 1 by omega cos 0 is 1 divided by T. Omega and omega gets cancelled out. How much is cos 2 pi? 1. 1. So if this is cos 2 pi is 1, this will give me minus 1 by omega, this will give me plus 1 by omega. It will eventually be cancelled out. The answer would be 0. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको हर बार निकालना नहीं है. आप याद रखेंगे साइन की एवरेज वैल्यू एक साइकिल पर 0 होती है. सिमिलरली अगर तुम इस फंक्शन को cos ओमेगा टी ले लो और cos ओमेगा टी को ऐसे इंटीग्रेट करके देख लेना 0 से लेकर t तक, वो भी 0 आएगी. बोलो बात समझ में आती है इतनी बात? Yes. Yes, sir. पर when I'm saying the result is true only over one cycle, अगर मैं हाफ साइकिल पे निकालूंगा 0 से लेकर t/2 तक, तब 0 नहीं आएगा. तब आप कैलकुलेट करके देखिएगा, you'll get a non-zero value. चलिए अगर मैं आपसे पूछूं find average value of sin square omega t over one cycle. So half. सर इसको So half. Half. निकाल सकते हो? निकाल सकते हो इसको? Yes. पहले इसको Yes, sir. cos 2 ओमेगा टी के फॉर्म में लाओ और इंटीग्रेट यस, इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है आपने, पहले इसका इंटीग्रल करना है. तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रल बाई टी फ्रॉम 0 से t. क्या करूं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस 1 minus ओमेगा cos टी बाय 2 omega. 1 minus cos 2 omega t divided by 2 dt from 0 से t, and there is a t in the denominator as well. Any problem with this? नो सर. Okay, simply integrate this 1 by 2t. When you'll integrate this, what you are going to get, 1 का integral t minus cos 2 omega t का integral हो जाएगा sin 2 omega t divided by 2 omega from 0 to capital T. Right? Let us quickly put the limits. T minus, if I'll put capital T over here, I am going to get sin 2 omega capital T divided by 2 omega. And it is very much clear that if I'll put 0, everything will become 0. Any problem with this? जब बेटा 0 रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. क्लियर है ये बात? यस सर. Yes, sir. Can you tell me what will be sin 2 omega capital T? 4. यहाँ देखो, जो sin 2 omega capital T है, इसको तुम लिख सकते हो sin 2 omega और t की जगह yet again 2 pi by omega. Omega omega gets cancelled out. Sin 4 pi. How much is sin 4 pi? 0. 0. 0. That means this entire term is also 0. So what we are left out with 1 by 2t into capital T. This t and this t will also get cancelled out. What is the final average value? 1 by 2. Similarly, the average value of sine square is 1 by 2, and similarly the average value of cos square also for Is one 1 by 2. cycle. This will also come out to be how much? Half. Half. These are standard values, ये आपको याद होनी चाहिए. साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू एक साइकिल पर 0 होती है. किसी और इंटरवल पे पूछी जाएगी तो निकालने के लिए आपके पास बेसिक मेथड है कि एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके उसी इंटरवल से डिवाइड कर देंगे. इसमें कोई प्रॉब्लम ये मतलब ये फॉर्मूला आया कहाँ से सर? मतलब तो आपने बट ये आपको मैथ्स में इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाएगा. बेसिकली एरिया निकाल के उसको डिवाइड करते हैं इंटरवल से. एवरेज वैल्यू होता क्या है? जैसे एक बात बताओ, सोच के बताओ. जस्ट टेल मी वन थिंग, कॉमन सेंस लगाओ. एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा? सारे ऑब्जर्वेशन का सम करके जितना पड़ा. एवरेज कैसे निकालते हैं? सारी चीजों का सम किया आपने, हाँ divided सर, by उसको total जितने number of things. हाँ सर. तो अब तुम सोचो, जो मेरे पास टोटल टाइम इंटरवल t है, कैपिटल T, उसको मैं छोटे छोटे dt इंटरवल्स में डिवाइड कर सकता हूँ. यस और नो? हाँ सर. तो हर dt इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? ft. यस. हाँ सर. तो मैं सबको अगर समेशन करूंगा तो बेसिकली समेशन का क्या मतलब है? दैट आई एम इंटीग्रेटिंग ft. यस और नो? हाँ हाँ सर, समझ गया. और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंटरवल. तो टोटल नंबर ऑफ इंटरवल मतलब इंटीग्रल dt. एनी प्रॉब्लम? हाँ सर. हाँ सर. And this integral dt is nothing but capital T only. I hope you got it. यस सर.
तो बेटा मेरे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ये आ चुका है कि किसी भी एक्स एलिमेंट की जो टोटल एनर्जी है वो इतनी आएगी। बिफोर वी मूव फर्दर पहले इतना फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे हमें इसका डिटेल डिस्कशन करना है। जस्ट नोट इट डाउन क्विकली। डन? Yes, sir. No, Yes, sir. sir. डू यू वांट टू राइट दिस डाउन? सर आप पिछला पेज एक और बार दिखा सकते हो? देखो बेटा, हाँ सर। ये लिखना है, यस सर। यस सर। लिखो जल्दी से। अच्छा, आप लोग तो मैथ्स के बच्चे हैं, तो आपको ये बात भी समझ में आती है कि नहीं कि जब आप इस फंक्शन का ये एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम 0 to t। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एवरेज वैल्यू की कॉमन फील तुम ऐसे भी ले सकते हो। साइन का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? साइन का ग्राफ ऐसे ही बनेगा एक साइकिल पे। यस हाँ और तो नो? वही वो दोनों एरिया कैंसिल आउट कर दो। एग्जैक्टली, तो ये दोनों एरिया कैंसिल आउट कर जाएंगे। दिस इज पॉजिटिव एरिया, दिस इज नेगेटिव एरिया। तो वैसे ही मुझे दिख रहा है कि एक साइकिल का टोटल एरिया 0 आने वाला है, तो एवरेज 0 आएगा इसका। समझ आई बात? कर लिया? नोट कर लिया इसको? Yes. Yes, sir. ओके, ये लिखना है। सर एक्चुअली प्रीवियस स्लाइड हुआ नहीं था। अच्छा, लिखो लिखो, आराम से लिखो।
डन। Yes, sir. हो गया इतना? Yes, sir. हाँ सर। ओके। हो गया बच्चे? यस ठीक, चलो देखो बेटा, हमारी जो ट्रैवलिंग वेव है वो मोटा मोटा एक ही काम कर रही है कि उस ट्रैवलिंग वेव में जो एनर्जी है वो आगे ट्रैवल हो रहा है। तो कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम ट्रैवल कर रहा है, उसी को मैं उस वेव की पावर बोल सकता हूं। पावर आप सबने पढ़ा हुआ है, पावर इज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। तो अगर मान लो मुझे अपने वेव की पावर कैलकुलेट करनी है, तो क्या आप एग्री करते हो दैट दिस पावर कैन बी डिफाइंड एज डी बाई डी टी? यस। Yes, sir. नाउ हमारे पास एक एक्सप्रेशन ऑलरेडी मौजूद है दैट इज डी बाई डी एक्स। क्या है डी बाई डी एक्स? क्या निकाला था हमने? So mu a square omega square cos Omega square cos square minus k. cos Cos square omega minus t k. minus k. ऑलराइट, तो अगर मेरे पास डी बाई डी एक्स है और मुझे डी बाई डी टी चाहिए, तो इतना सबको पता है क्या करने का? सर बाई 2 भी आएगा। बाई 2 क्यों आएगा बेटा डी बाई डी एक्स में? बाई 2 आ रहा है क्या? नहीं सर, वो डी और डी का सम है। नहीं बेटा, मैंने dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया। ये d बाई dx मेरे पास है। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस dx बाई dt? Velocity. Velocity. किसकी? पार्टिकल की वेव की? Wave की. Wave. यानी कि मेरे पास जो पावर आएगी किसी भी इंस्टेंट पर, इंस्टेंटेनियस पावर, दैट विल बी d बाई dx मल्टीप्लाइड बाई v, यानी कि म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v into cos square omega t minus kx. This is the expression for instantaneous power of a wave. ये आपको किसी भी x और किसी भी टाइम पर वेव की पावर का एक्सप्रेशन दे देगा। हालांकि हमको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपसे पेपर में पूछा क्या जाएगा? ये तो किसी भी इंस्टेंट टाइम t पर मुझे वेव की पावर दे रहा है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड बाय योर ट्रैवलिंग वेव, तो एवरेज पावर निकालने के लिए बेटा मुझे इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? Average. एवरेज वैल्यू। क्या हम दोबारा पूरा इंटीग्रल से कैलकुलेट करें या डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? डायरेक्टली cos square। हमको पता है इसका एवरेज वैल्यू कितना आने वाला है? Half. हाफ। तो एवरेज वैल्यू मैं कितनी लिख सकता हूं? म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v बाई 2। दिस इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड बाय अ ट्रैवलिंग वेव इन वन साइकिल। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। पेपर में, स्पेशली मेंस के एग्जाम में, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। यहां से आपको सिंपल डेटा दे रखा होगा, आपको म्यू पता होगा, ए पता होगा, ओमेगा पता होगा, वी पता होगा। वी नहीं भी पता होगा तो रस्सी की टेंशन दे रखी होगी, उससे आप वी निकाल सकते हैं। एंड इवेंचुअली यू विल हैव टू पुट द फॉर्म वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला इन SI यूनिट्स एंड कैलकुलेट द एवरेज पावर। क्या ये बात समझ में आती है?
Yes, sir. यहां से दो चीजें अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि जो पावर है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको तुम चाहो तो एक काम और भी कर सकते हो, ओमेगा की जगह में क्या लिख सकता हूं, 2πf लिख सकता हूं कि नहीं? Yes. यस सर। अगर मैं यहाँ पर 2πf लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? 2 pi square mu a square. 2π स्क्वायर f स्क्वायर म्यू a स्क्वायर v। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, विच एवर वे यू फील कंफर्टेबल आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ओमेगा की जगह हमने 2πf पुट कर दिया, हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम विद दिस? नोट करिए इसको फटाफट से, जल्दी से। So you said you sent a sheet last week. So will you Yes, send yes, it? yes. I know I had sent you a sheet. I could not send it because I was ill for some time. You'll get that very soon. Do not worry. And did I give you any homework from the module yet? No, sir. Sir, you have not. Don't worry. I'll give it to you today. All of you are having modules at your ends? Sir, Yes, sir. All right. And PYQs also everybody has? Yes, sir. JEE previous year सबके पास है ना बुक, मेंस एंड एडवांस? सर वो मॉड्यूल में रहता है। मॉड्यूल में बेटा पूरा अपडेटेड नहीं है ना, लास्ट ईयर तक का नहीं होगा आई गेस, 2021 तक का है क्या? तो जिसके पास नहीं है उसको ऑनलाइन मिल जाए। हाँ सर। ठीक है, चल लिखो इसको फटाफट से। सर क्या हमें मतलब टोटल एनर्जी बाय dx वाला जो एक्सप्रेशन है म्यू k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx, वो वाला हमें याद रखना है क्या सर? नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं, रख सको तो ठीक है, वरना ये निकाल सकते हो ना तुम d/dx। ओके सर। इसको याद रखने का ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं। जो फॉर्मूलेस टिपिकली याद रखने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, उस पर राइट इट डाउन दैट यू नीड टू रिमेंबर देम, बिकॉज ऑप्शन नहीं है आपके पास। पेपर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, या बिना फॉर्मूले के आप उस क्वेश्चन को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूलेस तो आपको याद होने ही होने चाहिए। यही वेव्स का एकमात्र ड्रॉबैक है। बाय द टाइम जब हम वेव्स खत्म कर रहे होंगे, अभी हम साउंड वेव्स पढ़ेंगे, फिर वील गो थ्रू वेव ऑप्टिक्स, यू विल रियलाइज दैट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। Is it done? Yes. Note this down. एंड मुझे उम्मीद है ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी ना कि पावर की यूनिट वॉट्स होती है। एवरीबॉडी नोज दिस? हाँ सर। इतना तो पता होना चाहिए बेटा। व्हाट आर यू डूइंग ऑन योर अदर ट्रैक? अदर ट्रैक पे क्या चल रहा है अभी आपका? करंट The capacitors. Capacitors show. Sir, can you show the previous page? 11th का सारे टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम वेव्स हैव यू डन? यस सर। Yes, sir. हो गया इतना? Yes, sir. ये भी लिख लिया आपने? Yes sir. चलिए, एक नई टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं। इसको यहाँ पर बेटा अच्छे से सीख लेना, क्योंकि आगे वेव ऑप्टिक्स में बहुत काम आएगा। इंटेंसिटी ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव।
कुछ आइडिया क्या होता है इंटेंसिटी? पावर बाय यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यस, जैसे मान लो ये कोई ट्रैवलिंग वेव चल रही है अपने साथ एनर्जी लेके, ऐसे मान लो एनर्जी ट्रैवल कर रही है, तो बेसिकली हम इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? हम इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं एनर्जी ट्रैवलिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि अगर मैं यहां पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लूं 1 मीटर स्क्वायर, तो इस 1 मीटर स्क्वायर में से कितना एनर्जी ट्रैवल कर रहा है पर यूनिट टाइम। सिंपल भाषा में आप ये बोल सकते हो कि इंटेंसिटी इज पावर अपॉन cross sectional area, because power in itself is energy upon time, so this becomes energy per unit time per unit area। क्या यूनिट होगी इसकी? वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं तुमसे पूछूं कि एवरेज इंटेंसिटी किसी भी रस्सी पे चलने वाली वेव की निकालो, तो एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकालोगे? एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकालोगे? उसको ऐसे देखो, ध्यान से देखो, ये तुम्हारी स्ट्रिंग है, ऐसे मान लेते हैं स्ट्रिंग है, इसमें अगर एनर्जी चल रही है तो ऑन एन एवरेज लेट अस से दिस इज पावर एवरेज। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको याद होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लास्ट क्लास में भी कुछ माना था, कितना माना था हमने? एस, एंड यू रिमेंबर वी हैड रिटन डाउन म्यू एज रो एस, याद है आपको इतना? यस। तो एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकलेगी? एवरेज पावर डिवाइडेड बाय एस। एवरेज पावर का फॉर्मूला अभी अभी निकाला हमने, हाफ ओमेगा ए स्क्वायर वी स्क्वायर म्यू डिवाइडेड बाय एस। और अब शायद बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर ये जो म्यू है, इस म्यू की जगह आप रो इंटू एस लिख देंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय एस, एंड एस विल गेट कैंसल्ड आउट। आपको मिल जाएगा एवरेज इंटेंसिटी ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव एज हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। ये भी याद रखना पड़ेगा। This is the formula to calculate the average intensity of a traveling wave on a string। दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम ही है, अगर आप ध्यान से देखो तो मोर और लेस सेम फॉर्मूले हैं, बस एवरेज पावर में आपको यहाँ म्यू मिलेगा और यहाँ पर म्यू की जगह रो आ जाएगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसको भी लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। डन? नहीं हाँ डन। No sir, please wait. बेसिकली इंटेंसिटी ये बताती है कि यूनिट एरिया पर कितना पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट? यूनिट एरिया पर कितना पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यस सर। पक्की बात है? यस सर। तो एक सिंपल सी चीज बताओ मुझे, अगर तुमको ये बात समझ में आई कि इंटेंसिटी का फील आया, तो एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं। हालांकि ये चीज हम आगे चल के जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी दोबारा डिस्कस करेंगे, बट जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। मैंने आपको बोला यहां पर एक बल्ब है, दिस इज अ बल्ब, और इसकी पावर P वॉट्स है। दिस इज अ लाइट बल्ब। लाइट भी तो वेव ही होती है। एक बल्ब मैंने लगा रखा है P वॉट्स का, और मैंने आपसे पूछा कि यहां से R डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है, यहां बताइए क्या इंटेंसिटी होगी? कैन यू टेल मी? P/4πr²। कितनी होगी इंटेंसिटी? P/4 4πr²। क्या ये बात खुद से समझ में आती है? हाँ सर। कॉमन सेंस कहता है इस बल्ब का जो भी पावर होगा वो इस R रेडियस के स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस और नो? यस सर। इस बल्ब से निकलने वाली जो भी लाइट होगी बेटा 360 डिग्री 3D में इस R रेडियस के स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी इसकी पावर। तो यूनिट एरिया से कितनी पावर रिसीव हो रही है? यूनिट एरिया पे रिसीव होने वाली पावर हो जाएगी P/4πr²।
वही इसकी इंटेंसिटी होगी एट अ सेपरेशन आर्क। क्या ये बात समझ आएगी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, चलिए अब हम सर, लोग पहले की एक स्लाइड बाकी है। हाँ सर, एक स्लाइड नहीं है। कौन सा स्लाइड बाकी है? ये वाला? अच्छा ओके, नोट कर लो, हाँ, कर लो, कर लो, नोट कर लो। सर वो इंटेंसिटी मतलब केवल उस स्फीयर के सरफेस पे थी, अंदर चेंज हो जाएगी ना? हाँ बेटा, ऑब्वियसली अंदर चेंज हो जाएगी, एरिया चेंज हो जाएगा तो चेंज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा। हाउ इज द वेदर टुडे इन बॉम्बे? बढ़िया हवा आ रही है। बारिश हो रही है अभी तो। बारिश हो रही है? सर इधर तो हवा आ रही है। हवा आ रही है। सर अच्छा है। अभी तो ठंडा गणपति चल रहा होगा, यस सर। हाँ सर। रात जाना मस्ती मार रहे हो तुम लोग। थोड़ी बहुत पेस अलाउ करे तब मारो। ज्यादा सर रोज तो क्लास रख देते हैं, कैसे मारे मस्त। वही अरे बेटा इसी को तो होमवर्क कितना इंजीनियर कैसे बनोगे? इंजीनियर बनने की प्राइम क्वालिटी यही है। सर चौथा ट्रैक भी चालू होगा फिर। चौथा ट्रैक किसका चालू हो गया? केमिस्ट्री का शायद। अच्छा, केमिस्ट्री के भी आपके 4 ट्रैक चल रहे हैं। सर इनऑर्गेनिक में 2 ट्रैक कर दिए अंधेरी की। हाँ सर। मैथ्स में कितने ट्रैक चल रहे हैं? 2 तीन 3 करेक्ट। फिजिक्स में कितने चल रहे हैं? तीन 3 3। एक में तो कैपेसिटर चल रहा है, एक वेव्स का चल रहा है, और तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, बट उसकी क्लास नहीं हुई 2-3 हफ्ते। हाँ 2-3 हफ्ते हो गए। ठीक है पर क्लास अंधेरे को। सर बट कुछ कुछ बैचेस को ना 3 ईयर के साथ मर्ज कर दिया, तो उनके मतलब बहुत सारे ट्रैक्स चलते हैं, हाँ सर। गिनती नहीं हो पा रही है। कितना कुछ है पढ़ने के लिए, है ना? हाँ यस कोई नहीं, चल सर करिए आप नोट कर। किधर हो सर? क्या बेटा? सर आप किधर हो? मैं देखो यहाँ हूँ। नहीं सर, मतलब मुंबई में हो सर? आप ऐसे बोल रहे मुंबई में? अच्छा, फिजिकली मैं किधर हूँ? यस सर। क्या करोगे जान के? आज आओगे तो है नहीं? सर मौसम जानना होता है। आओगे तो है नहीं तुम मिलने? आओगे मिलने तो बताओ। हाँ सर, उधर पढ़ने आ जाएंगे। सर ट्राई कर सकते आ हैं, बताओ जाएंगे तो सर। सही कहा हो। मैं अभी फिजिकली So you're in Pune, so I found out by someone. नो नो So नो you're in Delhi. नो नो, आई एम इन दिल्ली। आ सकते हो तुम मिलने मुझसे, दिल्ली आओ तो बताना, हम हाँ मिलेंगे। सर, एक लेक्चर बंक करके आप। नहीं नहीं, लेक्चर बंक करके मत आना, खुद भी पिटेगा, मुझे भी पिटवाएगा। चलो आगे बढ़े। So could you show the 6th slide once? Could I show the 6th slide? देखिए साहब, Thank you, कर लिया sir. इतना? हाँ सर, हाँ सर। ये लिखना है, इसको क्या करोगे? लिख, शुरू करें भैया? यस सर। चलिए क्या लिखा है बेटा? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ओवरलैपिंग या सुपरपोजिशन, इन तीनों शब्द का एक ही मतलब होता है। कुछ आइडिया आपको क्या होता है इंटरफेरेंस? एसएचएम में थोड़ा बहुत पढ़ा है? यस सर। सर जब दो जब स्टार्ट किया था तब पढ़ाया था। देखो अच्छा, थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ना, ऐसे इमेजिन करो कि मेरे पास यहाँ पर एक रस्सी है, मेरे दोनों हाथ, ये दोनों एंड्स के बीच में एक रस्सी है। अभी तक मैं क्या कर रहा था? मैं यहां से एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था, ऐसे करके आई वॉज क्रिएटिंग अ डिस्टरबेंस लाइक दिस। ये डिस्टरबेंस ऐसे करके ट्रैवल कर रहा था, एक वेव क्रिएट हो रही थी। मानते हो इस बात को? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने इस एंड से पकड़ के ऐसे एक वेव क्रिएट करी, और यहां से पकड़ के ऐसे एक वेव क्रिएट करी।
जरूरी नहीं है सेम एम्पलीट्यूड की। यहां से मैंने मान लो धीरे धीरे हिलाया है इस एंड को, इस एंड को मैंने तेज तेज हिलाया है, ज्यादा एम्पलीट्यूड का डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है। तो बेटा एक डिस्टर्बेंस इधर से आएगा ट्रैवल करते हुए, एक डिस्टर्बेंस इधर से आएगा ट्रैवल करते हुए। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. कहीं ना कहीं वो जो डिस्टर्बेंसेस होंगे वो आपस में मिलेंगे। जब वो डिस्टर्बेंस आपस में मिलेंगी तो वो दोनों एनर्जीज कंबाइन होंगी। यस और नो? उसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इंटरफेरेंस और ओवरलैपिंग या सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस वर्ड आया है इंटरफेयर से। इंटरफेयर का मतलब क्या है? पहले ये वेव सेपरेटली चल रही थी, ये वेव इधर से सेपरेटली चल रही थी, बट नाउ दे आर इंटरफेयरिंग इनटू ईच अदर। ये दोनों मिल गए हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए हैं, और जब ये ओवरलैप करेंगे तो कुछ एक नया फिनोमिना होने जा रहा है जिसको अपने को स्टडी करना है। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो हाँ भाई। सर। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप इस बात की फील लीजिए और फील लेके मुझे बताइए। यहां से मैंने मान लो एक हल्का सा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, छोटा सा, और यहां से मैंने एक बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया ऐसे करके। जब ये डिस्टर्बेंस इधर से आया और ये वाला इधर से आया, जहां पर भी ये दोनों मिलेंगे, क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हो कि वहां पर एक नेट डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा? हाँ सर। Yes, sir. यानी कि मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्रैवलिंग वेव्स जब आपस में मिलेंगी तो ये मिलके क्या बनाएंगी? एक बड़ी बढ़िया नई छोटे वेव नई बनाएंगी, वेव एक नई वेव बनाएंगी जिसको मैं रिजल्टेंट वेव बोल सकता हूं। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. सर बट बोलो। आपने बताया था कि वो जो नया वेव है सर वो सिर्फ एक उस इंस्टेंट के लिए रहेगा, वो एक्चुअली कुछ कंबाइन नहीं हो रहा वो सिर्फ वहां पे रहेगा। वहां पे रहने के बाद ऐसा नहीं वो मिल जाएंगे हमेशा के लिए, उसके बाद वो एनर्जी सेपरेट होके, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जो वेव जिस रास्ते में जैसे जा रही थी वैसी चली जाएगी। बात समझ आती है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, राइट? ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये आपकी रस्सी है, इस पे पहले मैंने इधर से एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया और वो डिस्टरबेंस ऐसे ट्रैवल करके आ रहा है और इस तरीके की एक वेव क्रिएट हो रही है। एंड मैंने बोला कि किसी भी जनरल पार्टिकल x का जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है एट एनी टाइम t ड्यू टू दिस डिस्टरबेंस व्हिच यू हैव क्रिएटेड एट द लेफ्ट हैंड। और फिर मैंने बोला कि इसी सेम रस्सी पर मैंने राइट से एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, और वो जो राइट से डिस्टरबेंस क्रिएट किया ऐसा, उस वेव की वजह से इस सेम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज y2 एट टाइम t। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं मैं तो इधर वाली जो वेव है जो ऐसे आ रही है वो इस पार्टिकल को y1 ऊपर लेके जा रही है, और इधर वाली जो वेव है इधर से जो एनर्जी आ रही है वो इसको y2 ऊपर लेके जा रही है। आप कॉमन सेंस लगा के बताओ, जब ये दोनों एनर्जीज आपस में मिल जाएंगी तो वो इस पार्टिकल को नेट कितना ऊपर लेके जाएंगी? y1 plus y2. कॉमन सी बात है यार। अगर ये इसको 3 मिलीमीटर ऊपर लेके जा रहा है, ये इसको 4 मिलीमीटर ऊपर लेके जा रहा है एट द सेम टाइम, तो जब ये दोनों मिलेंगे उस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल टोटल 7 ऊपर जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Next thing, when I'm saying y1 plus y2, am I talking about scalar sum or vector sum? आप इसको उल्टा सोचो, अगर इस पार्टिकल को ये वाली वेव 3 मिलीमीटर ऊपर लेके जा रही है, लेकिन ये वाली वेव इसी पार्टिकल को 4 मिलीमीटर नीचे लेके जा रही है फॉर एग्जांपल, तो क्या इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 7 आएगा कि 1 आएगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड? One आएगा. यानी कि y1 प्लस y2 जब आप करेंगे तो दैट इज अ वेक्टर एडिशन। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं? Yes, sir. यानी कि इसी को बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एंड आई एम श्योर ये आपने एसएचएम में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. Yes. यस सर। ये क्या कहता है भैया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है दैट व्हेनेवर टू ट्रैवलिंग वेव्स, मैं क्या क्या वर्ड यूज कर सकता हूं? व्हेनेवर टू ट्रैवलिंग वेव्स मीट, या मैं बोल सकता हूं व्हेनेवर टू ट्रैवलिंग वेव्स ओवरलैप, या व्हेनेवर टू ट्रैवलिंग वेव्स इंटरफेयर एट अ पॉइंट, net displacement of the particle
is vector sum of individual displacements. जो किसी भी पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो उन दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम होगा। यानी कि सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो दैट y is y1 plus y2 and this is प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एज सिंपल एज दैट। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. यहाँ पे y क्या है बेटा? व्हाट इज y डिनोटिंग? Final display. Net displacement. y1 is the displacement of any general particle x due to wave 1, y2 is the any general particle due to wave 2। अगर मान लो तीसरी वेव होगी तो क्या कर देंगे साथ में? एक और ऐड। y1 plus y2 plus y3, but remember this is a vector sum. Is that clear to you or not? Yes, sir. बोलो भाई, बात समझ में आती है? सर हम Yes. लोग एसएचएम में ऐसा भी करते थे कि मतलब दो एम्पलीट्यूड्स, मतलब दो वेव्स मिले और एम्पलीट्यूड एकदम फाइनल एम्पलीट्यूड निकल गया, तो उस समय पूरे वेव के लिए चेंज हो जाता था क्या उसका एम्पलीट्यूड? हाँ बेटा, उस पार्टिकल उस पोजीशन पे एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। अभी हम वो चीज निकालेंगे मैथमेटिकली। क्या आपको यहां तक बात क्लियर है मेरी? बोलिए यस और नो। इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर। Yes, sir. Yes. अब मेरी बात सुनो। हाउ मेनी ऑफ यू नो, क्योंकि आपने एसएचएम पढ़ा है तो लेट मी जस्ट आस्क यू, आप में से कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? कोहेरेंट वेव्स, डू यू नो दिस? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. एसएचएम में कहीं भी नहीं सुना है कोहेरेंट क्या होता है? No, sir. चलो देखो मैं समझाता हूँ कोहेरेंट का मतलब क्या है। कोहेरेंट का सिंपल सा मतलब है सेम फ्रीक्वेंसी। आप एक बात बताओ, वेव की फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करेगा? Omega. ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी डिसाइड कौन करेगा? Time period. सोर्स डिसाइड करेगा ना यार। जैसे मान लो ये रस्सी का ये वाला एंड मेरे हाथ में है, अब मैं अगर एक सेकंड में इसे सिर्फ एक बार हिलाऊं तो एक सेकंड में एक ही वेव क्रिएट होगी, यस और नो? Yes, sir. और मैं अगर इसे पकड़ के तो जल्दी 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 हिलाना शुरू कर दूं, एक सेकंड में लेटेस्ट से मैंने इसे 4 बार डिस्टर्ब किया, 4 बार पूरा ऑसिलेट कराया, तो यानी कि एक सेकंड में 4 वेव क्रिएट होंगी कि नहीं? Yes. Yes, तो sir. who is deciding the frequency of the wave? The source. सोर्स की प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी हमेशा किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? Source. सोर्स की। तो अब समझो कोहेरेंट का मतलब क्या है। मान लो मेरे पास एक रस्सी है, इस रस्सी पर मैं इधर से एक वेव क्रिएट कर रहा हूं और इधर से भी एक वेव क्रिएट कर रहा हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है ये छोटा डिस्टरबेंस हो, ये बड़ा डिस्टरबेंस हो, बट इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। यानी कि अगर यहां से मैं एक सेकंड में 3 बार डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं तो मैं यहां से भी एक सेकंड में 3 बार ही डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं। अगर ऐसी वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है तो हम बोलते हैं द वेव्स आर कोहेरेंट। और अगर इनकोहेरेंट वर्ड अगर आपको कहीं लिखा मिले इनकोहेरेंट, तो इसका मतलब क्या होता है? उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है? डिफरेंट। जब हम साउंड वेव्स पढ़ेंगे और जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहां पर हम लोग मेजरली बात करेंगे इनकोहेरेंट सोर्सेस की। साउंड वेव्स में एक टॉपिक्स आता है बेटा बीट्स नाम का, जो आप लोग जैसे सुनते हैं ना, दीज आर डांस बीट्स, म्यूजिक बीट्स, वो बेसिकली इंटरफेरेंस से फॉर्म होती है ऑफ इनकोहेरेंट सोर्सेस। वो कैसे फॉर्म होती है वो हम तब डिस्कस करेंगे। अभी हमारे लिए ट्रैवलिंग वेव में मेजर जो टॉपिक है अंडर डिस्कशन दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव्स मतलब वेव्स हैविंग Same frequency. सेम फ्रीक्वेंसी एज ऑफ नाउ। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, इतना पहले लिखो जरा फटाफट से, फिर इसका मैथमेटिकल डिस्कशन करते हैं।
So over here we have to add the displacement of the wave at the same position and at the same time, right? ऑब्वियसली बेसिकली इधर से एनर्जी चल के यहाँ पहुंची, इधर से चल के यहाँ पहुंची, और यहाँ पर वो दोनों एनर्जीज मीट कर गई। तो जब मीट करेंगी तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वुड बी y1 प्लस y2। इसी फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस बोल रहे हैं। सर वो वाइनेट सिंबल का कोई स्पेसिफिक नेम है? नहीं बेटा, कोई नेम नहीं, इसको बस y छोड़ दो। अभी हम निकालेंगे ना ये y। अब तुम एक बात बताओ, मुझे सोच के बताओ, ये जो y1 है, ये बेसिकली इस y1 की जो भी इक्वेशन होगी, मैथमेटिकल इक्वेशन, वो इस वेव को रिप्रेजेंट कर रही होगी, यस और नो? यस सर। y2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये y किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? So resultant wave. रिजल्टेंट वेव बनेगी, जहां पर ये दोनों एनर्जीज मीट करेंगे, और उन दोनों के मीट करने से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को y रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. पर तो वो y जो इक्वेशन बनेगी वो वेरिएबल बनेगी, मतलब वो बार बार चेंज होते रहेगी ना, क्योंकि ये तो एक ही पॉइंट पे हर बस। टाइम और हर x के लिए निकालोगे ना, हर x पे सेम चीज थोड़ी हो रही होगी। हाँ हाँ फंक्शन आएगा, वो वही फंक्शन तो निकालना है अपने को। लिख लिया आपने इतना? So 1 second. लिख लिया बेटा? So 1. ओके। ये भी लिख लीजिएगा। डन? यस सर। इतना लिख ये लिया भी हो आपने? गया। ठीक है, चलो। फर्स्ट पार्ट, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स गोइंग इन सेम डायरेक्शन। और मैं पहले ही बोल रहा हूं कि अभी मैं जितना भी इंटरफेरेंस हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो सारे कोहेरेंट सोर्सेस का डिस्कस करने जा रहे हैं। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होने जा रही है? सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। अब बताओ भाई, तुम्हें ऐसी वेव्स का सुपरपोजिशन स्टडी करना है जो दोनों वेव सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो। क्या, कैसे कैसे इसको फिजिकली फील कर सकते हैं आप? यस सर चलो। एम्पलीट्यूड देखो इधर देखो, ऐसे समझो, मान लो मेरे पास ये एक रस्सी है, और मान लो मेरे पास ये एक दूसरी रस्सी है। ये दो रस्सियां हैं, देख पा रहे हो इसको? हाँ सर। और यहां पे ले जाके मैंने दोनों रस्सी को जोड़ दिया, और ये एक तीसरी रस्सी है, ऐसे करके। अब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने पहले क्या किया? पहले मैंने इस पर एक वेव क्रिएट करी, ऐसे करके एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया जो ऐसे चल के आ रहा है, और इस वेव की इक्वेशन है y1। इज दैट क्लियर? हाँ मैंने यहां पर ऐसे एक दूसरी वेव क्रिएट करी, जरूरी नहीं है सेम एम्पलीट्यूड की, ये ऐसे चल के आ रही है, इसकी वेव इक्वेशन कितनी है? राइट। तो बेटा Right. एनर्जी इधर से ट्रैवल करके आएगी, इधर से ट्रैवल करके आएगी। इस रस्सी पर जब ये दोनों एनर्जी जाएंगी तो यहाँ मीट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? यस सर। और मीट होके वो इस रस्सी को y1 से हिलाएंगे, y2 से हिलाएंगे, इनके रिजल्टेंट से हिलाएंगे। रिजल्टेंट। यहाँ पर you will get a resultant wave created. Is that clear or not? यस Yes, sir. This is
is what we are going to study, that the interference of waves going in same direction. क्या इनका एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी है? नहीं सर. बट माय क्वेश्चन इज, क्या इनके बीच में इनिशियली मतलब बिल्कुल शुरुआत से ही कोई फेज डिफरेंस हो सकता है? हाँ सर. हाँ बस सर. फील कराओ मुझे, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. मान लो मैंने इस वाले पॉइंट को पकड़ के पहले ऊपर की तरफ डिस्टर्ब किया था, इसको मैं पकड़ के पहले ऊपर लेके गया था, लेकिन यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते टाइम मैं इसको पहले नीचे नीचे झटका लेके दिया, गया. तो पाई का फेज डिफरेंस ऑलरेडी है इनके बीच में कि नहीं? Yes. इनिशियली इनके बीच में ऑलरेडी कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस हो सकता है. इज दैट क्लियर और नॉट? तो मैंने y1 की इक्वेशन क्या लिखी? मैंने लिखा y1 फर्स्ट वेव की इक्वेशन है a1 sin ओमेगा t माइनस kx, और सेकंड वेव की इक्वेशन मैंने लिखी a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई. आप देख सकते हैं ध्यान से, इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड मैंने अलग अलग लिया है, a1 a2. ओमेगा दोनों का सेम लिया है, दोनों में ही x का कोएफिशिएंट नेगेटिव लिया है. x का कोएफिशिएंट नेगेटिव मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. यस और नो? Yes sir. Yes. व्हाट इज दिस फाई डिनोटिंग? बेसिकली Phase difference. इनके बीच का फेज डिफरेंस. क्योंकि आपने एसएचएम पढ़ा है, अब तो इतना वेव पढ़ लिया, इतना सबको पता है ना कि ये पहली वेव का फेज एंगल है और ये दूसरी वेव का फेज एंगल है. यस और नो? Yes. तो इनके बीच में जो डिफरेंस है इनिशियली, दैट इज फाई. इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Yes sir. That means phi is the initial phase difference these waves are carrying. क्योंकि वो डिपेंड करता है कि सोर्स ने जब वेव्स क्रिएट करी हैं तो किस तरीके से वेव्स क्रिएट करी हैं, किस तरीके से डिस्टरबेंस उसने जनरेट किया है. सो फार सो गुड. बोलो एनी प्रॉब्लम? नो सर. अब देखो भैया, एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, ये दोनों डिस्टरबेंस यहाँ पे मीट कर रहे हैं और यहाँ पर मीट करके एक नई वेव क्रिएट कर रहे हैं. मुझे पहले तो ये मैथमेटिकली प्रूव करना है कि जब ये दोनों मीट करेंगे तो यहाँ पर जो इनका रिजल्टेंट बनेगा वो भी एक ट्रैवलिंग वेव ही होगी, और अगर वो भी एक ट्रैवलिंग वेव होगी तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका फेज एंगल क्या होगा, वो वेव कैसी दिख रही होगी, वो सारी चीजें हमें डिसाइफर करनी है. और मोर और लेस ये कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी एसएचएम में पढ़ा हुआ है. सर मतलब सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स में था सर. यस, उनके सेम क्या एंगल का हम मतलब वेक्टर एडिशन लेंगे सर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. एग्जैक्टली. आपने एसएचएम में ये पढ़ा था ना कि जब दो एसएचएम a1 a2 एम्पलीट्यूड के कंबाइन करते थे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सिंपल वेक्टर एडिशन से आ जाता था. Yes sir. यही सेम रिजल्ट यहाँ पर भी आने वाला है. लेट अस ट्राई टू क्विकली डिराइव दैट. एक बात बताइए साहब, इधर से y1 डिस्टरबेंस का वेव आया, इधर से y2 डिस्टरबेंस का वेव आया, यहाँ पे मीट करा, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है y, वो कैसे निकालोगे? Y1 plus Y2 का वेक्टर है. रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज y1 प्लस y2. और क्या आपको ये बात समझ में आती है कि ये जो y है, ये जो y निकल के आना चाहिए, ये भी एक ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए? तभी तो हम बोल सकते हैं दो वेव ने मिलकर एक नई वेव बना दी. यस सर. यस. कैसे प्रूव? ये आपने एसएचएम में किया होगा, एक बार फटाफट से देख लो. y1 की जगह क्या पुट कर सकते हो आप? a1 sin ओमेगा t माइनस kx. y2 की जगह a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5. टेल मी क्या करूं अब नेक्स्ट स्टेप में? सर एक्सपांड कर दो a2 sin ओमेगा. इसको एक्सपैंड कर देते हैं. सर आप ओमेगा टी माइनस के एक्स को एक दूसरा हाँ वही, उसको एक वेरिएबल मान के दूसरे वाले में एक्सपेंशन लगा दो. बड़ा बड़ा लिखो. मैं लिख ही देता हूँ ना बेटा पूरा, उसको ऐसी चलने दो. ऐसा लिख सकते हैं. यस और अभी sin ओमेगा t माइनस के एक्स कॉमन आ जाएगा. यस, फर्स्ट वाले में से और सेकंड वाले में से क्या कॉमन ले लेंगे? Sin ओमेगा t. sin ओमेगा t माइनस के एक्स. क्या बच जाएगा हमारे पास? A1. a1 प्लस a2 cos phi. cos phi प्लस यहाँ से यहाँ पे बस इसको नॉर्मली cos ओमेगा t माइनस के एक्स इंटू a2 sin phi लिख दो. इसको ऐसे लिख देते हैं. बहुत अच्छी बात है. अब क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में? सर अभी डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला टर्म, मतलब कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर से. पहला काम आप ये कर लो, इसको कुछ p बोल दो और इसको कुछ क्या बोल दो? q. तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा?
P sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्यू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप सबने मैथ्स पढ़ी, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्या करना है Yes, भाई? sir. अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो p डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत? No. हाँ भाई, अब क्या करें? अभी एक cos अल्फा डिफाइन कर लो, लाइक p by under root p square plus q square। इसको देखो एक बार, क्या तुम सब एग्री करते हो कि ये जो वैल्यू है ये -1 से +1 के बीच में ही होगी? Yes, sir. Yes, sir. सेम गोस फॉर दिस, Yes, ये sir. वैल्यू -1 से Last one. इसका मतलब फॉर एनी एंगल थीटा बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई ये जो वैल्यू है ये cos थीटा बोली जा सकती है, यस और नो? Yes. और अगर मैं इसे cos थीटा बोल रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? Sin theta. मैंने बोल दिया फॉर एनी एंगल दिस वैल्यू इज cos थीटा। तो अगर उस ट्राइंगल की बात मैं कर लूं कि मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इफ दिस इज थीटा, दिस इज p, दिस इज q, दिस इज रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो अगर ये cos थीटा है तो ये टर्म ऑटोमेटिकली क्या दिख रहा है आपको? Sin theta. sin थीटा। ऑल्सो क्या ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट होगी? Yes, sir. इस पूरे को मैंने क्या नाम दे दिया? a। अगर मैं इसको a बोल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? a। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा, साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। क्या आ जाएगा यहाँ से? लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं? Yes, sir. Yes. ध्यान से देखिए, क्या ये अपने आप में एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है? Yes, sir. Yes, this is equation of resultant wave formed। इंटरफेरेंस से जो रिजल्टेंट वेव बनी है ये उसकी इक्वेशन है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। क्या इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? आई होप होनी नहीं चाहिए अगर आपने सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़ा हुआ है तो। एनी प्रॉब्लम? देखने वाली बात ये है रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा ही है। ये ए क्या है? व्हाट इज दिस ए? Amplitude. Result. Resultant amplitude. और थीटा क्या है? Phase. फेज एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेव। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो अगर बेटा मैं किसी तरह से ए निकाल लूं और किसी तरह से थीटा निकाल लूं तो मेरे को रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? हाँ सर। आपको ऑलरेडी पता है कि ये ए कैसे निकालना है अगर आपने सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़ा है, वरना आप यहाँ से मैथमेटिकल प्रूफ भी देख सकते हैं ए का क्विकली अगर देखना चाहें। ध्यान से देखिएगा, हमने डेरिवेशन में किसको ए बोला है? Root p square. Under root Under root p square plus q square. अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को। तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने p और q किसे बोला है? हमने p बोला है a1 प्लस a2 cos फाई को हमने p बोला है और a2 sin फाई को हमने q बोला है। यस, तो p की जगह आ जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई इसका होल स्क्वायर प्लस a2 sin फाई इसका होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? No, sir. खोल दो बेटा इसको अपने आप, यू विल रीच द रिजल्ट। क्या आ जाएगा भैया? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। अब क्या कर सकता हूं मैं? Sir, 1 कर दो कॉमन लेके। इसमें से और इसमें से a2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, sin स्क्वायर फाई cos स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा? 1. क्या आ जाएगा अपने पास फाइनली? 1 square plus a2 square plus 2a1 into a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। एंड आई एम श्योर ये फॉर्मूला आपने कहीं तो देखा हुआ है, Transformation. एसएचएम में देखा है, वरना क्या है? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स नहीं है? Yes, sir. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 vector. Two vectors. टू वेक्टर्स a1 और a2 जिन वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 5. 5. क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ, साइड से अगर मैं देखूं एक चीज तो ध्यान से देखना, इसका मतलब ये हुआ कि इतना फॉर्मूला लगाने की जगह मैं सिंपल काम क्या कर सकता था?
मेरे पास फर्स्ट वेव की इक्वेशन थी y1 a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 थी a2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो हम क्या कर सकते थे, पहली वेव का एम्पलीट्यूड है a1, उस a1 का मैंने ड्रॉ किया बेस वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? बोलो कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? A2 लेकिन फेज डिफरेंस कितना है? 5 तो इसका मतलब मैं यहां से फाई एंगल पे दूसरी वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर का एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं a2। क्या आपको समझ में आता है? इन दोनों वेक्टर्स का जो एडिशन है वही आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। yes sir If you take the resultant of both these vectors, this is nothing but your resultant amplitude A, which is nothing but root over a1 square plus a2 square plus 2 a2 cos phi. Is that clear to you or not? yes sir ये सिंपल सा काम आपने SHM में भी पढ़ा हुआ है, I'm sure. Yes. Yes, sir. Okay. Yes. Next thing, ध्यान से सुनना. How will you calculate theta? A2 sin 5 by A1 sin 5 by a1 sin 5 A1 plus A2 cos phi. A2 यहाँ cos से phi देखो बेटा, यहाँ से tan theta q by p है. Can you see this? तो अगर मेरा tan theta q by p है तो q है a2 sin phi और p है a1 plus a2 cos phi, and I'm sure आपने ये फॉर्मूला भी देखा हुआ है। yes sir Yes, sir. Angle between फॉर्मूला है ये किसी भी वेक्टर का बेस वेक्टर के साथ जो एंगल फॉर्म होता है उसका फॉर्मूला है। रिमेंबर दिस और नॉट? yes sir हाँ सर। yes कोई दिक्कत इसमें? no sir एक छोटी सी चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, आई एम श्योर वैसे खुद से ही क्लियर होगी, बट ये यहाँ पे चीज देख लो। फर्स्ट वेव की इक्वेशन तुमने ली थी a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। सेकेंड वेव की इक्वेशन तुमने ली थी a2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, और जो तुम्हारे पास रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आई है वो आई है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। तो एक बात बताओ, जब हमने इसका वेक्टर डायग्राम बनाया तो फर्स्ट का एम्पलीट्यूड है a1, तो आपने a1 का एक वेक्टर बनाया। फर्स्ट और सेकंड में कितना फेज डिफरेंस है बच्चों? 5 5। तो आपने 5 पे जाकर a2 बनाया। बोलिए बात समझ में आती है? yes sir yes sir एंगल कितना होना चाहिए? टेल मी। 5 5। फिर मैंने इन दोनों को क्या लिया? resultant क्या ये मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया है कि नहीं? yes sir तो टेल मी, ये जो a1 है ये फर्स्ट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, a2 सेकंड वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है और a किस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है? resultant तो यहाँ इक्वेशन देखो, पहली वेव और रिजल्टेंट वेव में कितना फेज डिफरेंस है? theta पहली और रिजल्टेंट में थीटा का फेज डिफरेंस है, यस और नो? Yes, sir. yes यू अंडरस्टैंड कि इस वेक्टर डायग्राम में पहली वेव और रिजल्टेंट यानी कि ये एंगल थीटा होना चाहिए। बात समझ में आती है कि नहीं? yes sir और अगर ये एंगल थीटा है तो आपको दिख रहा है अभी साफ साफ कि ये रिजल्टेंट और बेस वेक्टर के बीच वाला एंगल है थीटा, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला वेक्टर्स में आपने ये पढ़ा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? yes sir एनी प्रॉब्लम? no sir ठीक है, लिखो इतना पहले फटाफट से, जल्दी जल्दी नोट करो। Excuse me, sir. बोलो बेटा। सर एक छोटा डाउट था सर। हम्म। कंसिडर सिचुएशन y1 y2 हमने दो वेव्स लिए, a1 और a2 दोनों सेम है और फेज डिफरेंस पाई का है, तो रिजल्टेंट तो सिर्फ एक लाइन आती है, तो वो एनर्जी कहाँ पे जाती है? क्या 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 क्या? सर a1 इक्वल टू a2 लिया हम लोगों ने और फेज डिफरेंस पाई का लिया। हम्म। हाँ, तो दोनों का रिजल्टेंट हमने इक्वेशन लिखा तो वो लाइक नेट ए तो 0 हो गया हम लोग का, हम्म। फिर मतलब वो एनर्जी कहाँ गई इन दोनों वेव्स की? बेटा उस पॉइंट पे उस वो एनर्जी मूव नहीं करा पाई, बेसिकली एनर्जी वही है, बट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ऐसे समझो ना यार, एक चीज को तुम F4 से पकड़ के नीचे ऊपर खींच रहे हो, एक चीज को F4 से पकड़ के नीचे खींच रहे हो, क्या वो पॉइंट मूव करेगा? नहीं, वो स्टेशनरी रहेगा। वो स्टेशनरी रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, यस सर। तो दैट एनर्जी इज देयर ओनली, बट वो एनर्जी डिस्प्लेस नहीं करा पा रही क्योंकि दोनों एनर्जीज एक दूसरे को काउंटर कर रही हैं। समझ आई बात? ओह यस सर।
तो मतलब प्रोपोगेशन रुक गया उस एनर्जी का। इंस्टेंटेनियसली एनर्जी तो प्रोपोगेट करेगी, एनर्जी तो आगे चलेगी ना थोड़े टाइम के बाद, dt टाइम के बाद सेम सिनेरियो थोड़ी होगा। ओ हाँ, यस सर। सर जो अभी एग्जांपल पूछा उसने, उसमें वेलोसिटी वेव का कोई एम्पलीट्यूड नहीं रहेगा, बट वो राइट में कोई वेलोसिटी से तो मूव कर रहा रहेगा ना एनर्जी। हाँ, वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टल में तो एनर्जी तो चली रही है ना भाई। हाँ सर उस केस में अगर एम्पलीट्यूड भी अलग है तभी भी लाइक वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। एम्पलीट्यूड अलग हुआ तो फिर तो एनर्जी चेंज हो गया ना। एनर्जी इक्वल नहीं रहेगा तो फिर कोई ना कोई जगह पे एम्पलीट्यूड में होएगा ही एक डिफरेंस। सर ये रिजल्ट सिर्फ कोहेरेंट वेव्स के लिए ट्रू है ना? एग्जैक्टली क्या ये रिजल्ट सारी वेव्स के लिए ट्रू है कि सिर्फ कोहेरेंट के लिए ट्रू है? सर कोहेरेंट के लिए। क्योंकि आप देखो ना डेरिवेशन में मैंने यहाँ से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन निकाला है। अगर ओमेगा ही अलग अलग होता, यहाँ ओमेगा 1 होता और यहाँ ओमेगा 2 होता, तो क्या मैं कॉमन निकाल पाता इसको? नो सर। द रिजल्ट्स आर डिफरेंट, इनकोहेरेंट का इंटरफेरेंस डिफरेंट होता है। आपने जो सुपर पोजिशन पढ़ा था, आई एम श्योर अब आपको शायद याद आ रहा हो, आपने जब सुपर पोजिशन पढ़ा था तो आपने पहला एसएचएम लिया था a1 साइन ओमेगा टी और दूसरा लिया था a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। याद आया कुछ? यस सर। यस सर। तो बेटा वो भी कोहेरेंट एसएचएम का इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन पढ़ा है आपने अभी, सिर्फ इनकोहेरेंट का नहीं पढ़ा है। अगर पहला एसएचएम हो जाए a1 साइन ओमेगा 1 टी, दूसरा एसएचएम हो जाए a2 साइन ओमेगा 2 टी प्लस 5, देन द रिजल्ट्स आर डिफरेंट। सो उसका समथिंग लाइक एलिप्स जैसा मोशन आएगा सर। क्या सर अगर इनकोहेरेंट एसएचएम का एलिप्स जैसा मोशन आएगा सर, कि मतलब वो उस एलिप्स के पाथ की तरफ मूव करेगा। डिस्टॉर्टेड एलिप्स। नॉट नेसेसरीली एलिप्स आल्सो, बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं बेटा बट वो एलिप्स आएगा ना, जिस एलिप्स की आप बात कर रहे हो उसके लिए भी ओमेगा सेम होगा। वो कोहेरेंट टू डायमेंशनल में आता है वो वाला। ओमेगा सेम होगा और वो 2 डायमेंशनल एसएचएम होगा। मतलब अगर एक एसएचएम एक्स में हो रहा होगा, एक वाई में हो रहा होगा, तब वो डिस्टॉर्टेड एलिप्स बनेगा। समझ आई बात? अगर ओमेगा डिफरेंट हो गया तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। हम पढ़ेंगे अभी इनकोहेरेंट एसएचएम, और जब मैं वेव्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे आई विल टेक अप दैट, डोंट वरी। ये लिख लिया? So one sec. आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है भाई। आज वापस मैच। कुछ चल रहा है जीवन में, है ना? और बताओ कैसा चल रहा है, कैसी चल रही है तुम्हारी प्रिपरेशन? आप में से कितने लोगों ने अभी जो लास्ट वीक एडवांस का पेपर हुआ सॉल्व किया? हाँ सर किया सर था। देखा, गो थ्रू किया। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि इस बार पेपर बहुत इजी आया था। हाँ सर। हाँ सर, एक साल पहले हाँ। पढ़ा। पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चंस वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे जो आपने क्लासरूम में किए होंगे। हाँ सर दिखने में तो ऐसा ही लगा। नहीं, आप सॉल्व करके देखना उसे। हाँ सर। वेरी टाइम मैनर में कर। द ओनली थिंग वाज पेपर थोड़ा सा लेंदी था। मैथ्स का सेक्शन थोड़ा लेंथी था सर। फिजिक्स तो बहुत ही घटिया आई थी इस बार। सर मैकेनिक्स के लाइन से क्वेश्चन किए थे। क्या क्या क्या? मैकेनिक्स के लाइन से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते थे। हाँ, मैकेनिक्स तो बेटा ये तो आपको पता ही होगा, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग दिस, कि एडवांस में मेंस के पेपर में भले ही फालतू की चीजें पूछी जाए कि सेमीकंडक्टर आ रहा है,
कम्युनिकेशन आ रहा है, इधर उधर की चीजें आ रही हैं। आईआईटी में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ काम की चीजें पूछते हैं। मैकेनिक्स तो पेपर में आएगी भर भर के। आप ये मान के चलिए कि मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब हो गया आपकी पूरी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मैकेनिक्स, पूरा इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रो प्लस कैपेसिटर प्लस करंट, और पूरा मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ईएमआई, एसी, ईएम वेव्स, ये पूरा पोर्शन मिला के 2/3 ऑफ द एडवांस पेपर आना ही आना है। आउट ऑफ 36 क्वेश्चंस आप एक काम करना, पिछले 5 से 7 साल के पेपर उठा के देखना, और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, आउट ऑफ 36 क्वेश्चंस आपको 24 क्वेश्चन मिनिमम इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे एनी ईयर। 2/3 पेपर इसी में से आता है। सर ये साल कुछ ऐड हुआ है ना में सेमीकंडक्टर, वो सब फर्स्ट टाइम एडवांस में आया हुआ है, ऐसा मैंने सुना था, पोर्शन में ऐड हुआ है। इस साल से ऐड हुआ है, 2022 में तो नहीं था। सर 23 हाँ से सर, बहुत इसी सारी साल से चीजें add ऐड हुआ हुई है। है। 5 चैप्टर कुछ नए जो ऐड हुए, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, कर देंगे ऐड, एक आध सवाल ही पूछेंगे उससे ज्यादा। बट आपका ये पोर्शन तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म, मतलब ये इतना सॉलिड होना चाहिए। मतलब इन टॉपिक्स की आपने पूरी एचसी वर्मा सॉल्व की होनी चाहिए, पूरा मॉड्यूल सॉल्व किया होना चाहिए, पूरी इरोडो सॉल्व की होनी चाहिए, और अगर आपको टाइम मिल जाए तो उसके अलावा और भी कोई बुक आप ले सकते हैं, मतलब रेफर कर सकते हैं, अगर इतना कर लें तो। बट इतना तो सबने किया होगा। इरोडो करी है तुम लोगों ने, नहीं करी है? थोड़ी बहुत सिलेक्टेड थोड़ा थोड़ा ही किया है। थोड़ा थोड़ा ही किया है। और इलेक्ट्रो की कर रहे हो इरोडो की नहीं कर रहे हो साथ में? हाँ सर, इलेक्ट्रो की कर रहा है। चलो लिखो फटाफट से जल्दी से। HCM previous slide जाऊँ। Done sir। डन हो गया, इतना लिख लिया? यस सर सर। एक मिनट, जल्दी लिखो यार, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। डन सर। So can you go to the previous page? Yes. डन। यस सर। 1 मिनट। लिख लो आराम से।
हो गया भाई इतना? यस सर। यस सर। जल्दी से इसे भी नोट डाउन करिए फटाफट से। और ये फॉर्मूलेज याद तो आपको करने की ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल वेक्टर एडिशन के फॉर्मूलेज हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। पेपर में अगर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना भी होगा तो डोंट अप्लाई द फॉर्मूला, जस्ट यूज सिंपल वेक्टर एडिशन कर देना उसमें, सिंपल। अब देखो एक चीज और मैं बता देता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस फॉर्मूले का ड्रॉबैक क्या है? कैन यू टेल मी ये फॉर्मूले का ड्रॉबैक क्या है? गंदी कैलकुलेशन। गंदी कैलकुलेशन तो है ही, बट आई होप यू रियलाइज दैट दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2 waves. sir. यस। But this vector method applicable for 2 waves or any n number of waves? Any number. तो अगर बेटा पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एक y1 दिया हो, एक y2 दिया हो, एक y3 दिया हो और पूछे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ, तो ये फॉर्मूला तो वैसे भी काम नहीं आने वाला तुम्हारा वहां पे। तब तुम क्या करोगे, पहले के एम्पलीट्यूड का बेस वेक्टर बनाओगे, दूसरा जितने एंगल पे होगा उसका वेक्टर बनाओगे, तीसरा वाले का एम्पलीट्यूड जितने एंगल पे होगा उसका वेक्टर बनाओगे और तीनों वेक्टर का वेक्टर रिजल्टेंट निकाल लोगे। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes. यस। You will have to do this is applicable only when you are having 2 waves. जरूरी नहीं है आपको 2 ही waves दी हो सकता है 3 waves दी हो सकता है 4 भी दी हो। तो अगर तुम्हें वेक्टर आता है तो कुछ भी दिया हो तुम कर सकते हो। समझ आ गई बात? ये फॉर्मूला भी सिर्फ 2 waves के लिए ही वैलिड है, हालांकि इन जनरल पूछा 2 का ही जाता है, बट कोई भरोसा नहीं है भाई। जिस हिसाब से इस साल का पेपर आया है, जिस घटिया लेवल का, कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी पूछा जा सकता है। बट मैं आपको एक चीज के लिए वार्न कर देता हूं, राइट? आईआईटी के पेपर की हिस्ट्री ऐसी रही है बेटा कि जिस साल पेपर इजी आता है उसके अगले Next साल year. पेपर Top 5. अच्छा। मजेदार पेपर आता है, सर हम लोग का तो गुवाहाटी सेट कर रहे हैं। है ना? आपका गुवाहाटी सेट कर रहा है ना? वैसे भी आईआईटी सर बॉम्बे, अच्छा पेपर है तो हमारे लिए बेटर है ना। आईआईटी बॉम्बे जब भी पेपर सेट करता है पेपर इजी सेट करता है। 2009 में आईआईटी ने सेट किया था, इट वाज अ वेरी इजी पेपर। उसके बाद भी एक बार सेट किया था, अगेन वेरी इजी। बट इस साल क्योंकि पेपर इज वेरी इजी, this is my intuition that next year paper would be of a good quality. Sir, the IIT Guwahati introduced multiple choice question. Yes. बट आपने अगर देखिए, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी होती है, उनका फायदा तब होता है जब पेपर टफ आता है। पेपर इजी आएगा तो फिर तो सभी कर लेंगे। कितना लिख लिया भाई तुमने? Yes, sir, done. चलो इधर देखो, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है, आपके नोट्स में है ये चीज, वो उसकी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यस और नो? Yes, sir. बट आपको यहां समझ में आता है कि हमारे केस में क्योंकि हम कोहेरेंट सोर्सेस की बातें कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी से तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पहली वेव की फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है, दूसरी की भी ओमेगा है और रिजल्टेंट की भी ओमेगा है। इज दैट क्लियर और नॉट? यानी कि फॉर कोहेरेंट वेव्स के लिए मैं क्या बोल सकता हूं? F वो constant. कोहेरेंट वेव्स के लिए मैं बोल सकता हूं दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ए स्क्वायर। तो अब देखो इस फॉर्मूले को मैं कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूं। प्लेस ऑफ ए स्क्वायर आई कैन राइट आई, इन प्लेस ऑफ a1 स्क्वायर आई कैन राइट i1, इन प्लेस ऑफ a2 स्क्वायर आई कैन राइट i2, in place of a1 I can write root i1, in place of a2 I can write root i2 into cos phi. This formula will give you the resultant intensity due to interference.
दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। आज से कुछ 7-8 लेक्चर्स के बाद जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे तो पूरा वेव ऑप्टिक्स सिर्फ इस एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। पूरी वेव ऑप्टिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ यही लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 cos phi, but remember this result is true only for कोहेरेंट। क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी को नेग्लेक्ट किया है। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो आप ऐसा नहीं लिख पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। हो गया भाई? जी सर। चलो इधर देखो, मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है दैट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2 इंटू cos phi, where phi is the phase difference between the two waves। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखिएगा, इस इंटरफेरेंस को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करने जा रहे हैं। पहली कैटेगरी को मैं नाम दे रहा हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरी कैटेगरी को मैं नाम दे रहा हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये नाम का जो मीनिंग है वो बिल्कुल लिटरल है, जो नाम सजेस्ट कर रहा है वही इसका मीनिंग भी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि आपको जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिले या जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिले वो मैक्सिमम मिल जाए। दोनों एनर्जीज इस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करें कि वो एम्पलीट्यूड को मैक्सिमाइज कर दें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस। कॉमन सेंस लगाओ यार। एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम होने के लिए या इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने के लिए ऊपर फॉर्मूला ये बताता है कि cos phi को मैक्सिमम यानी कि 1 होना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होगी? 5-0 देखो बेटा, cos phi को कितना होना पड़ेगा? जी 1। और मैथ्स के बच्चे अगर ऐसा जवाब दें तो ये बेटा एक्सेप्टेबल नहीं है। पाई 0 नहीं, कितना होना चाहिए बेटा? पाई सर 2n। यानी कि अगर जो दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं उनका फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल है, 2n इवन नंबर होगा ना? यस और नो? यस सर। तो बेटा वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर मतलब उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी कितनी? A1 plus A1 यहाँ पे अगर आप cos phi की जगह 1 डाल दें तो आपको क्या मिलेगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। ये तो सिंपल A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कट जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? A1 plus A2। दिस इज सिंपली वेक्टर रिजल्ट। आपको पता है ना, अगर एक वेक्टर x है और एक वेक्टर y है तो उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम x प्लस y हो सकता है। याद है ये बात? यस सर। सेम बात हो रही है। क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी I1 प्लस I2 आएगी? देखो फॉर्मूला रूट I1 plus root I2 का whole square। यस, इस फॉर्मूले में cos phi की जगह 1 रख दूं तो मुझे मिलेगा ये I1 plus I2 plus 2 root I1 I2। आई होप सबको दिख रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है। दिस इज नथिंग बट रूट I1 रूट I1 plus रूट I2। रूट I1 plus रूट I2 का होल स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट यू कैन रिसीव बाय इंटरफेरेंस। अगर इस तरीके का इंटरफेरेंस होता है तो उसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। आप खुद सोच के बताओ डिस्ट्रक्टिव क्या होता होगा? मिनिमम 90।
सौरभ phi is equal to Minus 2n plus 1 into pi. एम्पलीट्यूड को मिनिमाइज करना है, इंटेंसिटी को मिनिमाइज करना है। इसका करने के लिए cos Cos phi को phi कितना को होना minus पड़ेगा one. बेटा? 2n plus 1 -1, यानी कि phi को कितना होना 2n पड़ेगा? plus 2n 1 plus 1 pi. pi 2n plus 1 या 2n minus 1 दोनों लिख सकते हैं कि दोनों नहीं? चलेगा। हाँ सर। n 0 से डाल दो, 2n plus 1 लिख दो, 1 से डाल दो, 2n minus 1 लिख दो। इतनी मैथ्स आई होप यू नो। यस, यस सर। मैंने Correct. 2n plus 1 लिख दिया, यानी कि पाई का कैसा मल्टीपल, इवन की ऑड मल्टीपल? ऑड मल्टीपल। Odd. ऑड मल्टीपल। क्या आप मुझे बता सकते हो एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी? A1 minus cos phi mod की A1 minus minus बताओ। mod A1 a1 minus a2 या मॉड लगाना जरूरी है? mod लगाना सर। जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि a1 बड़ा है या a2 बड़ा है। कैन यू टेल मी इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? under root I1 minus under root minus I2. रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। जब आप cos phi की जगह -1 रख दोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। ये मिनिमम इंटेंसिटी हम रिसीव कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। एनी प्रॉब्लम? बोलिए, एनी प्रॉब्लम? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। Yes. बताओ, कॉमन सेंस लगा के फटाफट फटाफट बताना। मैं दो वेव्स का इंटरफेरेंस करा रहा हूं और उनके बीच का फेज डिफरेंस इनिशियली 3π/2 है। बताओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है? Either. नाइदर लगा। इधर कोई नहीं। 1.5 टाइम्स ऑफ पाई। ना तो ये पाई का इवन मल्टीपल है और ना ये पाई का ऑड मल्टीपल। इसका मतलब दिस इज नाइदर कुछ कंस्ट्रक्टिव भी नहीं है दोनों में से। नॉट डिस्ट्रक्टिव। यानी कि इसकी जो इंटेंसिटी आप रिसीव करेंगे वो मिनिमम से ज्यादा होगी, मैक्सिमम से कम हो गया। कम होगी। ये जनरल इंटरफेरेंस कहलाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। ये नोट करिए, पूरी टेबल बनाइए फटाफट से जल्दी से। इस टेबल में अभी हम आगे और भी पॉइंट्स ऐड करेंगे। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स और ऐड करूंगा, तो थोड़ी सी जगह छोड़ देना। ये जब टेबल में 4 पॉइंट लिख लो तो नीचे कम से कम 2 से 3 पॉइंट लिखने की जगह छोड़ देना। अभी इस टेबल को हमें और डिटेल में समझना है अभी। सर आपने हमारे रीसेंट वाले एमटी पेपर्स देखे हैं क्या? रिसेंट वाले एमटी पेपर्स क्यों, क्या हो गया बताओ? सर मतलब वो जेई के कंपैरिजन में कैसे एडवांस के फॉर फिजिक्स में बात करूं। यार मैंने टू बी ऑनेस्ट अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो नहीं देखा है। एक बार मेरे को भेजना तो मैं देख के बताऊंगा, ज्यादा बेटर है ना? ओके सर। बट हाँ, आपका जो AITS होता है, अभी AITS स्टार्ट नहीं हुआ ना आपका? नहीं नवंबर में। अभी जब AITS होगा ना बेटा, क्योंकि AITS के पेपर्स तो हम ही बनाते हैं तो हमको पता है, दे आर ऑल एट पार और अबव एडवांस लेवल। आप जब AITS करोगे तो आपको मजा आएगा AITS सॉल्व करने में। एडवांस वाले बहुत अच्छे AITS होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें, और वो एडवांस के लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं। कुछ कुछ पेपर्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं। सर अच्छे होते हैं कि डिप्रेसिंग होते हैं सर? नहीं, डिप्रेसिंग क्यों होंगे बेटा? सर जब कम मार्क्स मिलेंगे तो और क्या अच्छा थोड़ी ना फील होगा सर? हाँ, तो मार्क्स लाने के लिए तुम्हें फिर क्या कर दे, 2 + 2 = 4 पूछ ले हैं? नहीं सर, लेकिन मतलब एक अच्छा लेवल जब टीचर्स बोलते हैं तो हमारे लिए वो अलग ही होता है ना सर। हमारे लिए अच्छा नहीं है जब टीचर्स के लिए अच्छा है। बेटा देखो, एक चीज समझो, जो पेपर बनाया जाता है ना वो स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है, टीचर्स के लिए थोड़ी बनाया जाता है। व्हेन आई एम सेइंग अच्छा, देखो अच्छा और टफ में 2 फर्क होता है, समझो इस बात को। पेपर टफ इज अ डिफरेंट थिंग एंड पेपर अच्छा इज अ डिफरेंट थिंग। अगर कोई पेपर अच्छा है इसका मतलब वो टफ है ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा पेपर किसे कहते हैं? एक टफ पेपर होता है, जैसे मान लो मैकेनिक्स है, मुझे उसको टफ करना है, ठीक है ना? मैं टफ करने के लिए उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स एक साथ लगवा लूंगा आपसे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगवा दूंगा, एंगुलर मोमेंटम भी लगवा दूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा दूंगा, मतलब कोलिशन है ना, सब कुछ करवा दूंगा आपसे। रोटेशनल कोलिजन बना दूंगा गंदा सा। बात समझ में यस आ रही सर, है? रोटेशन कोलिशन। या मान लो मुझे
कुछ ऑप्टिक्स का सवाल बनाना है गंदा सा, तो मैं पहले यहाँ लेंस लगा दूंगा, लेंस लगा के यहाँ पे एंगल पे प्लेन मिरर लगा दूंगा, प्लेन मिरर लगा के यहाँ नीचे बीकर में पानी भर दूंगा, पानी भरने के बाद बीकर के सरफेस के नीचे भी मिरर लगा दूंगा, मुझे अगर कुछ गंदा ही करना होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? सर ऐसे क्वेश्चंस को आप एडवाइस करोगे छोड़ देना है ना सर? नहीं, मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये पहले ये लेंस इसको की इमेज पढ़ बनाओ, लें। फिर मिरर से इमेज बनाओ, फिर रिफ्रैक्शन से इमेज बनाओ, फिर मिरर से इमेज बनाओ। इसे कहते हैं सर टफ पेपर बनाना, खत्म हो गया। है ना? इसे कहते हैं पेपर को टफ बनाना। ये अच्छा पेपर नहीं है, क्योंकि ये आएगा नहीं, और अगर पेपर में आएगा भी तो ऐसा मैक्स टू मैक्स 1 या 2 सवाल आएगा। अच्छा पेपर किसे कहते हैं? अच्छा पेपर वो होता है जहां पे आपको क्वेश्चन को देख के लगे कि हाँ ये मुझे आता है, ये मैं करूंगा। मतलब यदि ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो इस क्लास में अभी मैं देख सकता हूँ 176 स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर 150 उसमें से इस क्वेश्चन को देख के आगे बढ़ जाएंगे। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? बिल्कुल यस सर। सर, हाँ Yes, सर sir. लास्ट बढ़ना चाहिए सर। है ना? तो क्वेश्चन ने तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं किया, क्वेश्चन ने तुम्हें अपनी तरफ बुलाया ही नहीं। अच्छा पेपर वो होता है जहां पे तुम्हें क्वेश्चन देख के लगे कि हाँ ये मैं कर लूंगा, वो क्वेश्चन तुम्हें अपनी तरफ इनवाइट करे, तुम उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो और फिर वो तुमसे गलती कराए। समझ आई बात? यस सर। उसके अंदर कुछ छोटा सा ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिसके मिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो और तुम वो गलती करो, वो तुम्हारा टाइम भी खराब करे, तुम्हें नेगेटिव नंबर भी देके जाए, अच्छा पेपर उसे कहते हैं। समझ आई बात? हाँ। तो व्हेन आई एम सर सेइंग, उसका भी एक एग्जांपल दे दो सर। व्हेन आई एम सेइंग अच्छा पेपर डजंट मीन कि पेपर टफ है। जैसे मान लो मैं पेपर में उठा के बहुत सारे ऐसे गंदे गंदे सवाल डाल दूं, तो आई विल नेवर कॉल इट अच्छा पेपर। इट इज नॉट अच्छा पेपर, क्योंकि मुझे पता है 99% ऑफ द जनता वो पेपर देख के छोड़ देगी, वो करेगी नहीं उस क्वेश्चन को। तो अच्छा कैसे हुआ? वो अच्छा वो होता है जो आपको इनवाइट करे, आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करें और फिर जाके उसके अंदर क्या करें? ठीक है। गलती करें। छोटी सी चीज कोई मिस आउट करे, कोई छोटा सा पॉइंट मिस आउट करे और उसके अंदर जाके गलती कर दे। बात समझ में आ रही है? सर Yes, उसका भी एक sir. एग्जांपल दे दो सर क्वेश्चन से। सर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हाँ बोलो। सर डाउट ये है कि हम लोग ने जो पहला किया है वो है 2 waves कमिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम लोग इसको करें 2 waves कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो बेटा फिर चीजें बदल जाएंगी, वो हम अलग से स्टडी करेंगे अभी आगे। अच्छा, जब ठीक। 2 वेव्स कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन होती है उसी को स्टैंडिंग वेव कहते हैं, जो ट्रैवलिंग वेव के बाद वाला सेक्शन, वही पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके ठीक है समझ आई बात? यस सर यस। हाँ भाई, इतना आपने नोट डाउन कर लिया कि नहीं? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, प्लीज अपना अपना मॉड्यूल बाहर निकाल लीजिए जल्दी से, फटाफट। सर 2 मिनट। और अगर मॉड्यूल नहीं है तो जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ वो लिख लेना, ताकि तुम्हें पता हो कि क्या करना है। और जल्दी जल्दी लिखना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, तो कान बिल्कुल अपने से खुले रखना अच्छे से। वरना आप लिख ही दो। So can you write it on the board? ओके आई कैन। वेव्स का एक्सरसाइज 1 खोल लीजिए। वेव्स का एक्सरसाइज 1 खोल लीजिए। खोल लिया आप सबने? यस सर। बोलो, खोल लिया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, थर्टीन, 20, 25, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ten. Exercise 3, comprehension 1 complete. Exercise 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये लिख लिया आप सबने? यस सर। यस। सर एक और बार दिखा सकते हो, लास्ट वाला नहीं देखा। क्या? सर एक और बार दिखा सकते हो? लिख लिया? यस सर, डन। Then window to IIT JEE, question number 2. (26) इसी के अंदर बेटा एक और सेक्शन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विच आर मोर देन वन करेक्ट, MCQs। उसका क्वेश्चन नंबर 1, पाई ट्वेल्व फिर इसी के अंदर बेटा एक और सेक्शन है जिसमें ऐसा लिखा मिलेगा आपको, एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। Analytical and descriptive questions basically are subjective questions. In that subjective questions, you have to do question number 5. (25)
28 दैट्स इट। इतना हो जाएगा एक वीक में यस यस सर सर हो जाएगा। हो जाएगा यार। 4 4 8 9 सर 18। हाँ बोलो। एक्सरसाइज 1 में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसका ग्राफ एक बार बता सकते हो कैसा है वहाँ पे? जो बुक में प्रिंटेड है वो बहुत बेकार है। एक्सरसाइज 1 का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या है। 1 नहीं सॉरी 2 और 3 का। 2 और 3 का बुक में जो प्रिंटेड है वो बहुत बेकार है। हाँ हाँ तो देखो बेटा 2 का कुछ ऐसा है, जो मेरे पास बुकलेट है उसमें भी कुछ खराब सा ही है, बट जो देख के लग रहा है वो ऐसा है। दिस इज y वर्सेस x ग्राफ एंड ये कुछ ऐसा है। This is 0.5. Can somebody cross check? Is this 0.5 only? यस सर माइनस लग तो रहा है उसके नीचे क्या है वो नहीं पता। -1 होगा। -0.1। अच्छा तो -0.1 है, तो फिर ये भी 0.1 होना चाहिए। सर 0.5 के नीचे 0. हाँ वही 0.5 वही। that doesn't make sense हाँ तो -1 होगा ना फिर 0.1 -1 ही होगा -1 ही ये होगा 0.1 होगा तो ये 0.1 होगा, ये 1 है तो ये 1 होना चाहिए, है कि नहीं? तो फिर वो 0.05 होगा। नहीं नहीं, नीचे वाला 1 अरे होगा क्योंकि बुद्धि। ऊपर वाला 1 क्लियरली दिख रहा है। हाँ वो वाला 1 क्लियरली दिख रहा है। उस 0.5 के नीचे पॉइंट 0.5 के समथिंग नीचे है -1 होना चाहिए। लेकिन लग तो नहीं रहा Zero क्योंकि शायद 0 लगे पॉइंट start समथिंग दिख रहा है। हाँ वो 0 दिख रहा है उधर। हाँ एक वही। बार काम करते हैं, इसका पीडीएफ फॉर्मेट जो होगा उससे और क्रॉस 0.5 अच्छा माइनस ही होगा वो भी। आई क्रॉस चेक इट विद द पीडीएफ फॉर्मेट। इसका सॉफ्ट कॉपी से आई देख के आई गिव इट टू यू कि क्या एक्चुअली करेक्ट है। थर्ड की फिगर में क्या प्रॉब्लम है? उसमें पता तो चल रहा है क्या? उसमें पता चल रहा है। हाँ छोड़ दो सर वो पता चल रहा है। थर्ड में कुछ ऐसा है कि कुछ इस तरीके 0.1 से 0.3 0.5 ऐसा है शायद। 0.1 0.3 0.5 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज -5, राइट? -5 हाँ ठीक है सर। ऑलराइट बेटा देखो। क्वेश्चन वंस। तो QR कोड भेज दो हाँ वो मैं भेजता हूँ, बट एक चीज मेरे को बता देता हूँ मैं आपको। बाय द टाइम लेट अस जनरेट द QR कोड। रिलीजिंग फेल्ड, रीट्राई। रिलीजिंग फेल्ड, रीट्राई अगेन। बेटा QR कोड जनरेट नहीं हो रहा है। स्लाइड्स कम कर दो सर। होमवर्क वाली स्लाइड्स हटा So just show the last homework slide, no? दिस वन। Yes. ऑलराइट देखो बेटा, बहुत ज्यादा होमवर्क आई हैव नॉट गिवन यू। बहुत ही छोटा अमाउंट का होमवर्क दिया और आपके पास एक वीक का टाइम है। तो आई होप that without any excuse you will be able to complete it by the next week. Yes? यस सर Yes sir. है ना? इसको कर लेना, और करने के बाद मैं बहुत ज्यादा होमवर्क अभी आपको नहीं दे रहा हूं। अगर आप इसको कर लेते हैं, if you are able to do it, और मान लीजिए उसके बाद भी आपके पास टाइम बच जाता है कि सर वी आर लेफ्ट आउट विद टाइम, बिकॉज क्वेश्चंस बेटा अभी क्योंकि आपने जितना पोर्शन पढ़ा है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में मिलेंगे, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन मिलेगा, उतना कर लो। यू कैन गो एंड ट्राई HC वर्मा एज वेल। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर कोई दिक्कत इसमें? नो सर प्लीज मेरे नाम से चैट में स्पैम करना बंद कर दो। जो बच्चा ये कर रहा है, डोंट थिंक कि मुझे दिख नहीं रहा है। आई एम सीइंग व्हाट यू सर डूइंग। चैट लिटरली डिसेबल्ड है। पार्टिसिपेंट लिस्ट बोलना चाहता हूँ। नहीं है, there is somebody who is changing his name. Don't think better that I cannot see this, and honestly this is not going to affect me. You can do whatever you feel like. Anyways, is today's lecture clear to all of you? यस सर Yes sir. Any doubts whatsoever? सर वो आप एक वर्कशीट भेजने वाले थे ना, वो भी हाँ सेंड बेटा, कर वो मैं थोड़ा सा I was a bit ill, so I could not work on it. I'll send you ASAP. Don't worry. दीजिए। Meanwhile, यस you do सर the question. All right? यस सर All right. I'll see you then. Bye bye. Take care. बाय सर थैंक यू सर Okay, sir. sir.
फर्स्ट स्लाइड, सबसे फर्स्ट पहली वाली, ये लो। होमवर्क वाली फर्स्ट स्लाइड। अच्छा, होमवर्क वाली फर्स्ट स्लाइड। Sir, यस, so actually हमने last class में when we were deriving the potential energy for the wave, उसमें we didn't include the negative sign, like negative of the work done by the conservative forces. So why is that? व्हाट? So जब हम potential energy last class में हमने derive किया था for the wave, that हाँ. time the work done by the tension उससे, तो we didn't include the negative sign, like negative of the work done by conservative. So why? बेटा ऐसा नहीं है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस. What we were doing actually, we were calculating its magnitude. You were calculating the change in the potential energy in the final configuration and the initial configuration. So तो because अगर हम साइन लेके करते तो फिर टोटल एनर्जी 0 आ रहा था, मैंने किया था तो नहीं, like टोटल एनर्जी जीरो नहीं आएगा बेटा, आपने चेंज निकाला है पोटेंशियल एनर्जी का, okay okay हाँ okay sorry राइट? yeah okay जब वो ओरिजिनल डीएक्स कॉन्फ़िगरेशन में था तब तो जीरो मानी है ना पोटेंशियल की उसकी. हाँ right we took dl minus dx yeah okay fine. एनीवेज चलिए फिर. Sir, can you Alright. explain that again, what you said to her? बेटा we had calculated the change in potential energy. How much potential energy did it change? हमने ओरिजिनली जीरो माना था ना. Just see the derivation once again, you will get yourself. Yes, sir, understood. सो एक बार आप वो क्यूआर कोड ट्राई कर सकते हो एक बार? हाँ बेटा बिल्कुल कर सकता हूँ मैं, पर ये मेरी सुन नहीं रहा है. देखो फिर से रिलीजिंग फेल्ड बता रहा है. ठीक है बताओ. ठीक है, चलेगा चलेगा. What I'll do is I'll save it on my front and I'll ask the tech guy, he'll send it to you. Don't worry, but you'll have to wait till evening. अब ये नहीं कि तुरंत मेरे को परेशान करना शुरू कर दो कि सर तुरंत भेज दो. समझ आ रही बात? या नो प्रॉब्लम, एक दो Right? पेज सूट गया. चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर.